अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपका बुक का नाम है सोशल प्लानट। सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन करते हैं और देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। तो कंटेंट ओपन कर लिए सभी बच्चे और देखते हैं। तो कंटेंट में देखिए, हिस्ट्री में आपके टोटल 10 चैप्टर हैं, जिसमें से हमें 5 चैप्टर SA1 की तैयारी SA1 में करने हैं। यानी हमारे हाफ ईयरली में जो चैप्टर आएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 चैप्टर आपके हाफ ईयरली का सिलेबस है, जिसमें हम 1, 2, 3 ये चैप्टर करा चुके हैं। 4 और 5 बाकी रह गया है हमारा। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में हमारा फर्स्ट कंप्लीट है, जो आपका PM आया था, और टोटल चैप्टर 6 हैं। तो जिसमें से आधे चैप्टर आएंगे 1, 2, 3, ये आपका हाफ ईयरली का होगा, यानी SA1 का सिलेबस होगा, जिसमें से हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने 2 पार्ट में किया था ये वाला चैप्टर रिसोर्सेज। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज करेंगे हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये किस में आएगा हमारा? ये आएगा हमारा पार्ट नंबर 3 में। और ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है ये 3 और 4 दो पार्ट में बनेगा ये हमारा। ठीक है, किस में बनेगा ये? 3 और 4 पार्ट में। तो पहला क्या है हमारा? रिसोर्सेज, हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। सिविक्स में हमारे टोटल चैप्टर कितने हैं? 9 चैप्टर हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हमारे किस में आएंगे? आपके ऐसे में आएंगे। ठीक है, तो पहले अभी हमने ज्योग्राफी का जो आपको मार्क करा दिया, ये 3 चैप्टर मार्क कर लिए। सिविक्स का नेक्स्ट हम बताएंगे। चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आज हमें चैप्टर नंबर 2 करना है। तो पेज नंबर 93 ओपन कर लिए सभी। पेज नंबर 93 ओपन कर लिए। सॉरी, पेज नंबर 93 नहीं, पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 ओपन कर लिए। पेज नंबर 98 और यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 3, क्योंकि हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारा पहला चैप्टर बना था, तो उसमें ही 2 पार्ट हमारे हो गए थे। अब ये हमारा पार्ट 3 में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इस पर पार्ट 3 लिख लिए और यहाँ पर उस दिन की डेट मेंशन कर दिएगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। उस दिन की यहाँ पर डेट लिखनी है आपको। ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन तो आप जानते ही होंगे, ये वाइल्ड लाइफ भी जानते होंगे। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली ज़िंदगी। ठीक है, जंगलात की ज़िंदगी। वाइल्ड लाइफ जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जंगल से रिलेटेड जो ज़िंदगियां हैं। ठीक है, और हमारे नेचुरल वेजिटेशन जो कि हमें नेचुरली मिल रहा है, वो सारी चीज़ें जो हमें नेचुरली मिल रही हैं। ये नेचुरल, हमारी जो नेचुरली वेजिटेशन हो रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं? नेचुरल वेजिटेशन। लेट्स रीड। अब यहाँ पर ऐसी छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल टाइप में समझाया है यहाँ पर आपका। ये है डेगी हैज़ आ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। कोई ये दिग्गी है या दैगी है, जो भी वर्ड है, इसका किसी का नाम है ये कह रहे हैं हैज़ अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच ही ग्रोज डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स। कोई दैगी है, वो उसके पास एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, मतलब उसके पास एक ज़मीन है, ऑन विच ही ग्रोज डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स, जिसके ऊपर वो क्या करता है? अलग अलग तरह के क्रॉप्स यानी अनाज उगाता है। द हार्वेस्ट फ्रॉम दिस फार्म इज़ यूजुअली इनफ टू मीट हिज फैमिली नीड। और जो इसका जो हार्वेस्ट के बाद, मतलब जो ये फसल काटता है या जो चीज़ उगती है, वो इतनी ही होती है, खाली वो अपनी घर वालों की, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पाए, इतनी ही कमाई हो पाती है, मतलब इतनी ही फसल उग पाती है। मनु लिव्स इन एन अर्बन एरिया। मनु एक कहाँ पर रहता है? ये शहर में रहता है, अर्बन एरिया में रहता है। ही हैज़ हायर्ड अ कॉन्ट्रैक्टर टू मेक अ कॉलोनी ऑन द लैंड। और इसने एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है कि वो उसकी ज़मीन पे, मतलब मनु की ज़मीन पे एक क्या बनाए? कॉलोनी बनाए। ठीक है, उसने क्या हायर किया है? एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है कि तुम मेरी ज़मीन पे, मेरी जो लैंड है उस पर एक कॉलोनी तैयार करो, कॉलोनी बनाओ। ही इज़ होपफुल टू अर्न गुड मनी फॉर पुटिंग दीज फ्लैट्स ऑन रेंट। और वो किस लिए बना रहा है? क्योंकि वो सोच रहा है कि उससे वो अच्छा पैसा कमा पाएगा अगर वो कॉलोनी बना के, वो फ्लैट्स बना के उन्हें वो अगर क्या दे दें? रेंट पे दे दे। ठीक है, किराए पे फ्लैट दे देगा तो उसे अच्छी रकम मिलेगी। सो बोथ डिग्गी, यहाँ पर डैगी लिखा है, देखिए डिग्गी है, बोथ डिग्गी एंड मनु आर यूजिंग देयर लैंड इन डिफरेंट वेज। तो यही कह रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी ज़मीन को अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। द लोकेशन ऑफ देयर लैंड्स एंड देयर नीड्स अफेक्ट द वे दे आर यूजिंग देयर लैंड। अभी कह रहे हैं दोनों के पास ज़मीन है, एक जो है अपनी अलग तरीके से ज़मीन यूज़ कर रहा है, एक डिफरेंट वे में यूज़ कर रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कि ज़मीन की लोकेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि एक है गांव में ज़मीन, तो गांव में तो लोग बाग फ्लैट में रहते नहीं हैं, तो वहाँ पर वो फ्लैट बनवाने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और शहर में वो फ्लैट क्यों बनवा रहा है? क्योंकि फ्लैट में लोग बाग रेंट पे रहते हैं, तो उसे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी किराए पे घर देकर। और दूसरी बात,
वो फ्लैट, वो हमारा जो ये डिग्गी जो है ये गांव में रह रहा है, तो इसे खेती बाड़ी करने की ज़रूरत है, तो खेती बाड़ी के लिए ज़मीन यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि अपने खाने पीने के पैसे निकालने के लिए कर रहा है। और जो मनु है, मनु को खेती में, मनु जो है शहर में रह रहा है, तो वहाँ पर इस तरह की फार्मिंग तो हो रही नहीं है, शहर में फार्मिंग होती नहीं है। और खाने पीने का जो सामान है वो लोग बाग मार्केट से ख़रीदते हैं मेनली, अपने आप नहीं प्रोड्यूस करते, अपने आप नहीं बनाते हैं खाने पीने का सामान। तो मनु इसलिए वो फ्लैट बना रहा है। क्यों? दोनों के दोनों अलग अलग जगह पर रह रहे हैं, तो अलग अलग जगह के हिसाब से उनकी नीड, उनकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं, और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी जगह की लोकेशन के हिसाब से उनके काम भी अलग हैं, मतलब उनकी ज़मीन के इस्तेमाल करने के तरीके भी अलग हैं। फिर है लैंड रिसोर्सेज। अब लैंड रिसोर्सेज क्या है? लैंड इज़ एक्चुअली द सॉलिड पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। लैंड क्या है? अर्थ के सरफेस का सॉलिड पोर्शन है। जो सॉलिड वाला हिस्सा है अर्थ के पोर्शन का वो लैंड है, और जो लिक्विड वाला है वो क्या है? वाटर है, और जो गैस वाला है वो हमारी एयर है। तो लैंड क्या है? लैंड इज एक्चुअली द सॉलिड पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर। और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नेचर। नेचर का, कुदरत का प्रोडक्ट है। ठीक है, हमारी जो लैंड है, हमारी जो धरती है, हमारी जो ज़मीन है, वो क्या है? एक कुदरत का ही हिस्सा है। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट लाइफ एंड हैज़ यूजफुलनेस इन वेरियस वेज। और ये अर्थ का वो हिस्सा है, ये हमारी ज़मीन का, धरती का वो हिस्सा है जो कि लाइफ सपोर्ट करता है, जिस पर ज़िंदगियाँ बसती हैं। एंड यूज़फुलनेस इन वेरियस वेज, और अलग अलग तरीक़ों से इसके इस्तेमाल होते हैं, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज नीडेड बाई ह्यूमन बीइंग। लैंड जो ज़मीन है हमारी, जिस पर हम रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ज़रिया है एक हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है हमारी, नीडेड बाई ह्यूमन बीइंग, जो कि हर ह्यूमन बीइंग को, हर इंसान को ज़रूरी होता है, जिसकी ज़रूरत है। इट इज़ यूबिक्यूटस एंड इनएग्जॉस्टेबल इन नेचर। यूबिक्यूटस कहते हैं जो हर जगह मिल जाए, जो बहुत कॉमन हो। तो आपने देखा होगा ज़मीन तो हर जगह ही है हमारी, यूबिक्यूटस है मतलब वो हर जगह मिल जाएगी। और इनएग्जॉस्टेबल इन नेचर मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे हमारा पेट्रोल है, तो पेट्रोल क्या हो गया हमारा? एग्जॉस्टेबल हो गया, वो ख़त्म हो जाता है एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो, फिर हमें दूसरा ख़रीदना पड़ता है। ठीक है, और ज़मीन जो है हमारी, जैसे हमने घर बनाया, तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार घर बनानी है तो वो जगह हमारी ख़त्म हो गई, हम दोबारा तोड़ के वहाँ पर दोबारा आ सकता है, कोई दूसरा आदमी आके रह सकता है, मतलब वो जगह इनएग्जॉस्टेबल है, वो ज़मीन इनएग्जॉस्टेबल है। तो हमारी लैंड क्या है? इनएग्जॉस्टेबल, कभी ख़त्म नहीं होने वाली, हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा पेट्रोल है, अगर हम 1 लीटर पेट्रोल लाते हैं तो हम थोड़े समय के लिए ही उसे यूज़ कर पाते हैं, बार बार उसे यूज़ नहीं कर सकते हम। तो इसी तरह से हमारा पेट्रोल क्या हुआ? एग्जॉस्टेबल हो गया, और हमारी लैंड क्या हो गई? इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जिसे हम, जो चीज़ ख़त्म ना हो नेचर में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और ये कुदरत की तरफ से बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है हमारे लिए। किसके लिए? लाइफ की, ज़िंदगियों की बढ़ोतरी के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अगर ये ज़मीन नहीं होती, ये धरती नहीं होती, तो पानी में इंसान तो रह नहीं पाते, तो हम कैसे बढ़ते, हम कैसे अपनी सिविलाइजेशन बढ़ाते, अपने आप को कैसे डेवलप करते। तो ये सारी कहाँ होती हैं चीज़ें? लैंड पर। इनफैक्ट इट इज़ बोथ आ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। और इसमें हालांकि देखा जाए तो इसके अंदर सारी चीज़ें मिलती हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो कि हम रिन्यू कर पाएँ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिसे हम दोबारा इस्तेमाल ना कर पाएँ, यानी दोबारा रिन्यू ना कर पाएँ, जिसे हम दोबारा बना ना पाएँ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से आ गए? रिन्यूएबल रिसोर्सेज में जैसे हम मान लें कोई हमारा ऐसा सामान है, जैसे कि हम उसे टूट गया वो, तो हम दोबारा उसे बना लें। मगर नॉन रिन्यूएबल क्या है कि एक बार ख़त्म हो गया तो एक बार ख़त्म हो गया। जैसे नॉन रिन्यूएबल में क्या गया हमारा? जैसे हमारी वुड आ गई, लकड़ी, हम उसे एक बार जला देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो हमारी ये भी ज़मीन पर मिलती है, तो ये क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल। पेट्रोल क्या है? नॉन रिन्यूएबल। डीजल क्या है? नॉन रिन्यूएबल, मतलब हम उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोबारा नहीं बना सकते, एक बार इस्तेमाल कर लिए तो ख़त्म। ठीक है, और जैसे हमारा विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, मतलब सूरज की रोशनी हमारी रिन्यूएबल है, वो हमेशा हमारे पास वापस आती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। हमारी विंड एनर्जी है, हमारी एयर की जो पावर है, हवा से जो हमें एनर्जी मिलती है, वो रिन्यूएबल है, हमेशा हमारी हवा चलती रहती है और हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेट करते हैं, तो हम हमेशा उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हवा हमारी कभी ख़त्म नहीं होगी, तो हमारी क्या हो गई? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। लैंड इंक्लूड्स ऑल द अर्थ सरफेस इन एडिशन टू बिल्डिंग साइट्स, फार्म्स, सॉइल, ग्रोइंग फॉरेस्ट,
मिनरल डिपॉजिट्स एंड वाटर रिसोर्सेज। लैंड में एक ज़मीन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अर्थ के सारे हिस्से आते हैं। कौन कौन से, जैसे कि बिल्डिंग साइट, फार्म यानी जहाँ पर खेती होती है वो, या सॉइल मिट्टी, या ग्रोइंग फॉरेस्ट जहाँ पर हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो, या मिनरल डिपॉजिट जहाँ पर हमारे मिनरल डिपॉजिट हैं वो, या वाटर रिसोर्सेज हैं जहाँ पर, वो सारी चीज़ें हमारे लैंड के अंदर आते हैं। इट टेक्स मैनी फिजिकल फॉर्म्स, क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक, पजेस मैनी वेजिटेशन बेल्ट एंड सॉइल पैटर्न एक्सेट्रा। इसके अंदर बहुत सारी फिजिकल फॉर्म्स आती हैं, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग, मैनी फॉर्म्स वेजिटेबल बेल्ट, वेजिटेशन की बेल्ट हैं, और सॉइल पैटर्न मतलब अलग अलग तरह की हमें वेजिटेशन मिलेगी, अलग अलग तरह के हमारे सॉइल पैटर्न मिलेंगे, अलग अलग तरह के मिट्टी के पैटर्न मिलेंगे। ठीक है। इट प्रोवाइड अ बेस फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल्सो अ फील्ड वेयर एवरी ह्यूमन एक्टिविटी कैन टेक प्लेस। और यही एक हमें बेस देता है, बुनियाद है यही हमारी हर चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, एंड फील्ड वेयर एवरी ह्यूमन एक्टिविटी कैन टेक प्लेस। और यही हमें वो ज़मीन देता है, फील्ड देता है, वो जगह देता है जहाँ पर हम सारी एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी अपनी करते हैं। ठीक है। अब लैंड यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। द लैंड इज़ पुट टू डिफरेंट यूजेस। लैंड जो है हमारी जो ज़मीन है वो अलग अलग यूजेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे सच एज फार्मिंग, ग्रेजिंग, माइनिंग, सेटलमेंट, रोड एंड रेलवे इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। जैसे कि हम फार्मिंग करने के लिए, ग्रेजिंग यानी जो घास चरवाते हैं, चराना, ठीक है, जानवरों को चराने को कहते हैं ग्रेजिंग। तो माइनिंग सेटलमेंट के लिए, या रोड और रेलवेज़ बनाने हैं, या इंडस्ट्रीज़ बनानी है, इन सभी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लैंड का, ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। और यहाँ पर फिर क्या है नेक्स्ट, द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पुट टू डिफरेंट यूजेस वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द सेम रीजन। मतलब ये जो कह रहे हैं, जो हमारा ज़मीन का कुछ प्रोपोर्शन है, ज़मीन का जो टुकड़ा है, वो अलग अलग इस्तेमाल के लिए, अलग अलग यूज़ के लिए हम उसे, मतलब अलग अलग काम के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। और मतलब हमने अभी तो ये कहा हम अलग अलग जगह को अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये दिया, कुछ एरिया इनका एग्रीकल्चर लैंड है, कुछ एरिया हमारा फॉरेस्ट वाला है, कुछ एरिया में लोग बाग रहते हैं, कुछ एरिया में अनयूज्ड है जो खाली पड़ा है। ठीक है, कुछ अलग ही, मतलब कुछ इंडस्ट्रियल एरिया हैं, कुछ हमारे जहाँ पर विलेजेस हैं, मतलब अलग अलग जगह पर, कुछ जगह पर लोग रह रहे हैं, कुछ जगह पर खेती कर रहे हैं, कुछ जगह पर इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो ये जगह के हिसाब से, अलग अलग पोर्शन के हिसाब से हमारे उसके यूजेस भी अलग हैं। और क्या कह रहे हैं, यूजेस वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम। और वक्त के हिसाब से भी हमारे उसके इस्तेमाल बदलते हैं। जैसे हमने क्या किया, हम अपनी ज़मीन पे पहले एक वक्त था कि हम कोई और काम कर रहे हैं, फिर दूसरा वक्त आया उस पर हम कोई और काम करने लगे। ठीक है, तो वक्त के टाइम के हिसाब से भी हम उसी सेम रीजन में, सेम जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसके यूजेस डिफरेंट यूजेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब उस हालत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम उसके इस्तेमाल भी चेंज कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग लैंड यूज़। लैंड यूज़ से के क्या फैक्टर हैं, उस जो क्या अफेक्ट करते हैं, जैसे कि द यूज़ ऑफ लैंड इन एनी एरिया इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर फैक्टर सच एज। जो हम लैंड को यूज़ करते हैं किसी भी एरिया में, वो किसके ज़रिए इन्फ्लुएंस होती है, काफ़ी फिजिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर हैं इसके। जैसे कि स्लोप ऑफ द लैंड, की स्लोप कैसी है ज़मीन की। ठीक है, जैसे हम अगर कोई ज़मीन इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या चीज़ें देख के करते हैं, जैसे उसकी पहले स्लोप देखेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉइल कवर, कि कितनी वहाँ पर सॉइल मौजूद है और कितनी सॉइल मौजूद नहीं है। ठीक है, द अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस और द अंडरग्राउंड वाटर, ये भी हम देखते हैं कि जो अवेलेबिलिटी है, पानी की मौजूदगी कितनी है ज़मीन, सरफेस वाटर की और पानी, ज़मीन के अंदर के पानी की। द प्रीवेलिंग क्लाइमेट कंडीशन, हम क्लाइमेट कंडीशन देख के भी उस जगह को यूज़ करते हैं। नेचर ऑफ रॉक्स एंड मिनरल प्रेजेंट इन देम, और उसमें जो रॉक्स और मिनरल्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से ज़मीन का यूज़ होता है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, और ये भी देखते हैं हम वहाँ पर कितनी अवेलेबिलिटी है टेक्नोलॉजी की, कि जिस हिसाब से हम उस जगह को उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब कोई ज़्यादा ही उपजाऊ जगह है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल जगह है, तो हम लोग बाग क्या करना चाहेंगे, वहाँ पर खेती करना चाहेंगे। ठीक है, और एक बिल्कुल ही बड़ा एरिया है, जैसे कि वॉल्केनिक एरिया है, तो वहाँ पर लोग बाग रहना नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, वहाँ पर वॉल्केनो फटेगा तो वहाँ पर लोग बाग क्यों रहना पसंद करेंगे। जहाँ पर स्लोप है, मतलब पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पर टेरेस फार्मिंग करेंगे लोग बाग। ठीक है, वहाँ पर और घर भी ऐसे ही होते हैं हमारे, स्लोप टेरेस होते हैं उनके, स्लोप जो हमारे घर होते हैं आपने देखा होगा इस तरह से होते हैं वहाँ पर हिल एरियाज़ में। तो हर चीज़ जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं लैंड यूज़ को, मतलब जो लैंड के इस्तेमाल हैं, ज़मीन के इस्तेमाल हैं, वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करते हैं कि वहाँ पर अंडरग्राउंड पानी कितना मौजूद है। अगर पानी मौजूद है तो लोग बाग वहाँ रहना पसंद करते हैं।
वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे जहाँ कुछ लोग जैसे कि बहुत ठंड है जहाँ पर गर्मी होती ही नहीं है तो वहाँ पर लोग बाग क्यों जाएंगे रहने, या बहुत गर्मी है जहाँ पर ठंड होती ही नहीं है तो लोग बाग वहाँ क्यों जाएंगे रहने। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं लैंड के यूज़ को। ठीक है, इंसान ये सारी चीज़ें देखकर लैंड को, ज़मीन को यूज़ करता है। नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखिए, द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ मैन पावर। इंसान की मैन पावर, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द अवेलेबल लैंड, और जो अवेलेबल लैंड है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ठीक है, उसका पैसा रेट क्या है। टाइप्स ऑफ लैंड बेस्ड ऑन ओनरशिप, और ओनरशिप के हिसाब से लैंड कितने हिसाब से होती है, कितने तरीके की होती है, 2 तरह की होती हैं, शायद यहाँ पर दिया होगा आपको, प्राइवेट और, हाँ 2 तरह की। बेस्ड ऑन ओनरशिप लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। ओनरशिप के हिसाब से मतलब उसका कौन मालिक है, ठीक है, मालिक कौन है, इसके हिसाब से 2 तरह से हमारी ज़मीन क्या है, डिवाइड है। पहली क्या है, प्राइवेट लैंड, एक होती है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। प्राइवेट लैंड किसी एक आदमी ने उसका मतलब कोई एक आदमी उसका मालिक होगा, प्राइवेट लैंड उसे कहते हैं। वाइल कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द होल सोसाइटी, और जो कम्युनिटी लैंड होती है वो उसके पूरी की पूरी सोसाइटी एक मालिक होती है, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिटी लैंड। ठीक है, और प्राइवेट लैंड किसे कहेंगे, जिसका कोई एक अकेला मालिक हो, इंडिविजुअल मालिक हो। इन विलेजेस प्राइवेट लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़। गाँव में, विलेजेस में जो प्राइवेट लैंड होती है वो लोग बाग किस लिए यूज़ करते हैं, क्रॉप्स उगाने के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए, और अदर एक्टिविटीज़, और डिफरेंट काम करने के लिए, सच एज रनिंग अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बिल्डिंग अ हाउस। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर अभी दिया था ना, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर अदर एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या है, हमारी प्राइवेट लैंड यूज़ होती है गांव में। सच है, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बिल्डिंग अ हाउस, कोई आपको घर बना रहे हैं तो वो भी आप अपनी ही ज़मीन पे बनाएंगे तो प्राइवेट लैंड होगा, कोई एक अकेला मालिक होगा। मगर कम्युनिटी लैंड की बात करें, कम्युनिटी लैंड इन द विलेज इज़ यूज फॉर कीपिंग हे स्टैक। कम्युनिटी लैंड वो जगह होती है जहाँ पर लोग बाग अपना हे स्टैक, घास भूस इकट्ठा करते हैं, जैसे कि फॉर ग्रेजिंग एनिमल, या जानवरों को चराने के लिए यूज़ करते हैं, एक्सेट्रा। जैसे कि अब मैं कम्युनिटी की बात करूं तो एक खेत, बहुत बड़ा जंगल, ये मान लिए कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर हर कोई आता है और घास चराता है, अपने भैंसों को चराता है, घास खिलाता है, तो वहाँ पर अकेला कोई मालिक नहीं हुआ, ठीक है, हर कोई वहाँ पर आ रहा है, हर किसी का हक है, तो वो क्या हो गया, हमारा कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी लैंड हो गई, वो कम्युनिटी की पूरी लैंड हो गई। इन अर्बन एरियाज़ कम्युनिटी लैंड में बी यूज़ फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। और अर्बन एरियाज़ में जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो अर्बन वाली जगहें, शहर जो हैं, वहाँ पर जो कम्युनिटी लैंड है वो किसके लिए यूज़ हो सकती है, मनोरंजन के लिए यूज़ हो सकती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मतलब मनोरंजन के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि कहीं पर एग्जीबिशन लगती है, ठीक है, कहीं पर बाज़ार लगता है, या कहीं पर नुमाइश लगती है, तो क्या होता है, अकेला कोई आदमी थोड़ी नहीं आता है वहाँ पर घूमने, पूरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लिए पूरा है वो, ठीक है, हर कोई वहाँ पर जाएगा। जैसे कोई ग्राउंड है, वहाँ पर हर जुमेरात को या हर इतवार को बाज़ार लगता है, तो वहाँ पर जो चाहे वो जाके क्या कर सकता है, अपनी मार्केट लगा सकता है, हर कोई जाके घूम सकता है, तो वो कम्युनिटी बेस्ड हो गया लैंड, ठीक है, कोई अकेला उसका मालिक नहीं होगा। चेंज इन लैंड यूज़, अब लैंड यूज़ में चेंजेस क्या है, जैसे कि द पैटर्न ऑफ लैंड यूज़ हैज़ बीन चेंजिंग विद टाइम। जो ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है उसका पैटर्न अब चेंज होता जा रहा है, टाइम के साथ साथ बदलता जा रहा है। बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, क्यों, पॉपुलेशन के बढ़ते समय की वजह से, बढ़ने की वजह से जो ज़मीन के इस्तेमाल करने के तरीके हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। मैनी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू इंक्रीज लैंड अंडर कल्टिवेशन। और क्या हो रहा है, अब जब पीपल बढ़ेंगे, लोग बाग बढ़ेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो क्या होगा, उन्हें भूख उन्हें सबको ही लगेगी भाई। अब जब भूख लगेगी तो वो खाना मांगेंगे, तो अब जब पब्लिक बढ़ती जाएगी तो जो पहले से जो खेती हो रही थी वो खेती कम पड़ जाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, काफ़ी जंगल काटे जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए। सिमिलरली इन विलेजेस विच आर नियर सिटीज़, और उन गाँव की बात करें जो कि शहर के करीब हैं, क्रॉप लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू रेसिडेंशियल एरियाज़। तो उनकी जो क्रॉप लैंड है, जो जहाँ पर खेती हुआ करती थी, वो रेसिडेंशियल एरियाज़ में चेंज हो गए हैं। किस एरियाज़ में चेंज हो गए हैं, रेसिडेंशियल एरियाज़ में, निवास संबंधी, जहाँ पर निवास हो, ठीक है, किसी निवास से संबंधित एरियाज़। एंड मैनी न्यू टाउनशिप हैव इमर्ज इन दीज एरियाज़, और काफ़ी नए शहर, काफ़ी नए टाउन बन गए हैं इस एरियाज़ में।
मैनी फैक्ट्रीज़ हैव ऑल्सो बीन सेटअप, और इन विलेजेस में जो कि शहर के बहुत करीब हैं वहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रीज़ भी सेटअप कर दी गई हैं, काफ़ी फैक्ट्रीज़ भी बना दी गई हैं। ऑल सच एक्टिविटीज़ आर लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन, और ये सारी एक्टिविटीज़ से क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड में कमी आना, ठीक है, डिग्रेड होना। अपार्ट फ्रॉम लैंड डिग्रेडेशन, अगर हम लैंड डिग्रेडेशन की अलग बात करें तो लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन आर मेजर थ्रेट टू अवर एनवायरनमेंट। डिग्रेडेशन के अलावा जो बाकी चीज़ हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं, कौन कौन सी हैं, जैसे कि लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन और डिसर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें, इससे हमारे क्या होता है, हमारी जो मेजर थ्रेट है हमारी एनवायरनमेंट की, मतलब ये सारी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है ये सारी। लैंड डिग्रेडेशन के साथ साथ लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन, ये सारी हमारी मेजर थ्रेट है, मेजर प्रॉब्लम है हमारी एनवायरनमेंट की। पहला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड, यहाँ पर स्टार्ट हुआ हमारा कि हमने ये पढ़ा कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं जिससे हमारी लैंड ख़राब होती है, या हमारे लैंड में क्या क्या हमने परेशानियाँ हम देखते हैं, जैसे कि लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिसर्टिफिकेशन, डिग्रेडेशन, ये सारी, ठीक है। अब क्या है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड। कंजर्वेशन ऑफ लैंड मतलब लैंड को हम कैसे बचाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंजर्विंग एग्रीकल्चर लैंड एज वेल एज फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ लैंड का मतलब ये है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्यों, फॉर कंजर्विंग एग्रीकल्चर लैंड, मतलब जो हमारी खेती बाड़ी की जगह है उसे भी बचाना, एज वेल एज फॉरेस्ट एरिया, जो हमारे जंगलात हैं उस जगह को भी बचाना, ठीक है। इस दोनों जगह को बचाने के लिए हम कंजर्व करते हैं, ज़मीन को कंजर्वेशन करते हैं, उसकी ज़रूरत है इसीलिए। फॉर दिस एफोरेस्टेशन, प्रॉपर लैंड रिक्लेमिनेशन, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड, रेगुलेटेड ग्रेजिंग एक्सेट्रा कैन बी फॉलोड। और हम अपनी ज़मीन को कैसे बचाएंगे, कैसे हम उसे बचाए रहेंगे कि हम उसे आगे यूज़ कर पाएँ या उसका ज़्यादा हम इस्तेमाल ना करें जिससे हमारी ज़मीन ज़्यादा ख़राब हो जाए, उसकी फर्टिलिटी गायब हो जाए, तो हम क्या करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने पूरा बताया यहाँ तक। फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे, यानी पेड़ उगाएंगे। प्रॉपर लैंड रिक्लेमेशन, अलग सही तरह से हम ज़मीन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे रेगुलेटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे कि हमारी खेती अच्छी हो। रेगुलेटेड ग्रेजिंग एक्सेट्रा, और हम ग्रेजिंग, जो हम अपने जो जानवर को चराएंगे हम उन्हें भी हिसाब से चरवाएंगे, ठीक है, एक पीरियड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। एक्सेट्रा कैन बी फॉलोड, मतलब अगर हमने कहीं पर ध्यान नहीं दिया और खूब सारे जानवर छोड़ दिए तो वो क्या करेंगे। एक मान लिए आपके पास 100 गज़ की ज़मीन है, आपकी उसमें घास उग रही थी या कोई खेती हो रही थी, हमने उसमें 4-5 जानवर छोड़ दिए जो घास खाते हैं, तो वो क्या करेंगे, पूरी घास खा डालेंगे और आपकी वो ज़मीन ख़राब हो जाएगी। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो हम घासें जो जानवर चराने वाले होते हैं, जिसे चराया जाता है, उन्हें भी हमें ध्यान देना पड़ता है, उन पर भी। अब सॉइल रिसोर्सेज, अभी हमने क्या पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा, लैंड रिसोर्सेज। अब पढ़ेंगे हम सॉइल रिसोर्सेज। ये क्या होता है, सॉइल क्या होता है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो हमारी ग्रोथ है सॉइल, जो हमारी ग्रोथ है प्लांट की या क्रॉप की, वो किस पर डिपेंड करती है, सॉइल पर डिपेंड करती है। द वैल्यू ऑफ द लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई इट्स फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। जो लैंड की वैल्यू है, इज़्ज़त है उसकी, ये के लिए उसकी जो कीमत है वो किससे डिटरमाइन होती है, बाई इट्स फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी। हम जब ज़मीन को अच्छा कब मानते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो और उस पर प्रोडक्टिविटी हो, मतलब वो जैसे हम कोई फसल उगा रहे हैं, कोई ज़मीन ज़्यादा फसल उग रही है, किसी पे कम उग रही है, तो हम अच्छी किसे मानेंगे, जिस पर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है, जो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है, जिस पर ज़्यादा फसल उग रही है, यानी जो ज़्यादा फर्टाइल है। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज़ लूज, फ्रेगमेंटेड एंड यूजफुल फॉर प्लांट इज कॉल्ड सॉइल। जो ऊपर वाला हमारा पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट का सबसे अपर मोस्ट वाला, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विच इज़ लूज फ्रेगमेंटेड एंड यूजफुल फॉर प्लांट। जो कि लूज होती है, लूज फ्रेगमेंटेड होती है, मतलब लूज होती है, टाइट नहीं होती है, एंड यूजफुल फॉर प्लांट, और प्लांट के लिए यही यूजफुल होती है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल। इट इज़ द बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए एक बेसिक रिसोर्स है, खेती बाड़ी के लिए यही एक मेन बेस है, ठीक है, यही एक बुनियाद है एक तरह से, मतलब इसी पर ही खेती होती है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसके अंदर दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही सब्सटेंसेस मिलते हैं। सॉइल इज कंपोज ऑफ ब्रोकन रॉक्स, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। सॉइल के अंदर क्या क्या मिलता है, टूटे हुए पत्थर, ब्रोकन रॉक्स, एंड सैंड, और सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलती हैं, सॉइल में मिलती हैं। फिर क्या है, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर
ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। और डिफरेंट लेयर जो है हमारी कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल कंपोजिशन। इसे हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। इसे हम क्या कहते हैं? सॉइल प्रोफाइल। पहले पत्थर वाली, फिर उससे थोड़ी कम पत्थर, फिर उसके बाद थोड़ी रेतीली, फिर उसके बाद बिल्कुल हमारी सब सॉइल आ गई जिसमें सैंड, सिल्ट और किले हो गई। उसके बाद बिल्कुल ही टॉप सॉइल, ठीक है, जिसमें ह्यूमस एंड वेजिटेशन होगी, मतलब जिसमें फर्टिलिटी होगी। द फॉलोइंग फिगर शोज द सॉइल प्रोफाइल। और ये फिगर जो है ये सॉइल प्रोफाइल शो कर रहा है। ये यू टी की जगह डब्ल्यू आना चाहिए यहाँ पर। द टॉप लेयर विच इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल, जो कि हमारी सबसे ऊपर की लेयर है जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, हैज़ मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो हमारी टॉप सॉइल है, जो सबसे ऊपर वाली सॉइल है, उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसे हम कहते हैं टॉप सॉइल। और इसके पास ही सारे मिनरल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जो कि प्लांट के, पौधों के, पेड़ के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। बिलो द टॉप सॉइल देयर इज़ अ सब सॉइल। टॉप सॉइल के नीचे एक सब सॉइल होती है जिसे हम सब सॉइल कहते हैं। विच हैज़ इनफ मिनरल्स। टॉप सॉइल के नीचे हमारी ये सब सॉइल होती है, इसे हम सब सॉइल कहते हैं, जिसके पास इनफ मिनरल है, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना मिनरल्स मिल जाता है। बट लेस ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं मिलता। द सब सॉइल में हैव सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और सब सॉइल के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े जो रहते हैं, ठीक है, सांप, बिच्छू, ये सारे इसी के अंदर रहते हैं। बिलो द सब सॉइल देयर इज़ अ पार्टली वेदर्ड रॉक। और सब सॉइल के नीचे पार्शियली वेदर्ड रॉक होता है, मतलब अब पहले सॉइल है, फिर सब सॉइल है, फिर नीचे आ गई पार्शियली वेदर्ड रॉक। मतलब इसमें क्या होता है, मिट्टी के साथ साथ टूटे टूटे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थर के, मतलब पत्थरों के टुकड़े मिलेंगे, वेदर्ड रॉक मिलेगी, बिखरी हुई मिलेंगे, है ना, बिखरे हुए पत्थर मिलेंगे। दीज रॉक्स आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग न्यू सॉइल। और यही रॉक बाद में मसलती जाती हैं, मसलती जाती हैं, मसलती जाती हैं, आपस में टूटती जाती हैं और फिर वही सॉइल बना देती हैं। बट दिस लेयर इज़ नॉट अफेक्टेड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। मगर ये जो लेयर है इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है आगे आप जाके खुद समझ जाएंगे। एट द बेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल इज़ द अनब्रोकन सॉलिड रॉक विच आर कॉल्ड पेरेंट रॉक। और सॉइल प्रोफाइल के सबसे नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट रॉक। ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर होता है, अनब्रोकन होता है, मतलब ये टूटे हुए पत्थर नहीं होते, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। सॉलिड पोर्शन होता है हमारा, ये सॉलिड पार्ट होता है। इसके ऊपर हमें क्या मिलेगा, थोड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, थोड़े छोटे पत्थर मिलेंगे, थोड़ी सी मिट्टी मिलेगी। उसके ऊपर जाएंगे तो और छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, फिर मिट्टी मिलेगी। उसके ऊपर जाएंगे तो हमारी सब सॉइल हो जाएगी, मिट्टी आ जाएगी। उससे ऊपर जाएंगे तो हमारी टॉप सॉइल आ जाएगी, जो कि इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट, इतनी बिखरी हुई होती है कि हवा चलने पर इधर से उधर उड़ के चली जाती है। तो हमारी जो होती है, जो इधर से उधर हम उड़ते हुए देखते हैं ना सॉइल, वो हमारी टॉप सॉइल होती है। और उसके अंदर जो हम गड्ढा खोदने पर देखते हैं वो क्या होती है, हमारी सब सॉइल होती है। और उसके अंदर अगर हम खोदेंगे ज़्यादा और नीचे तो वेदर रॉक आ जाएगा, और बिल्कुल ही नीचे जाएगा तो पेरेंट रॉक। फैक्ट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का फैक्ट क्या है, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड मे टेक 1000 ऑफ एयर टू फॉर्म इवन अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। जो सॉइल का फॉर्मेशन है, जो हमारी मिट्टी बनती है, वो एक बहुत हल्का सॉइल स्लो प्रोसेस है, बहुत हल्के हल्के प्रोसेस होता है, ये बहुत हल्के हल्के काम होता है। एंड इट में टेक 1000 ऑफ एयर टू फॉर्म इवन अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और हज़ारों साल लग जाते हैं, अगर एक हमें पतली सी लेयर भी बनानी है सॉइल की, पतली सी भी, तो हज़ारों साल लग जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, ठीक है। ड्यू टू हीट फ्रॉम द सन, क्या होता है जब धूप जो सूरज होता है उससे जो गर्मी आती है, रॉक एक्सपेंड ड्यूरिंग डे टाइम, तो दिन के टाइम जो पत्थर हैं वो फैल जाते हैं। आपने देखा अगर हम किसी चीज़ को या किसी रबड़ को अगर आग के ऊपर रखते हैं तो वो पिघल जाती है, फैल जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से जब गर्मी होती है तो हमारे पत्थर होते हैं ना, वो एक्सपेंड हो जाते हैं, फैल जाते हैं दिन के टाइम। ड्यूरिंग नाइट रॉक्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लो टेम्परेचर। और रात के समय में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंड हो जाती है, तो वो फिर से सिकुड़ जाते हैं पत्थर, जो चीज़ें एक्सपेंड हुई होती हैं। कंटिन्यूस एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लीड्स रॉक्स लीड्स टू फिशर्स। और क्या होता है जब बार बार कोई चीज़ फैल रही है, छूट वापस पिचक रही है, फैल रही है, पिचक हो रही है, बार बार एक्सपेंशन हो रहा है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर क्या होता है उससे फिशर्स पैदा हो जाती हैं उन पत्थरों के अंदर, मतलब दरारें पैदा हो जाती हैं, ठीक है, दरार आ जाती हैं, ठीक है, चटक जाते हैं वो पत्थर। फिर क्या होता है, रेन सीप्स थ्रो, फिर बारिश होती है, फिर क्या होता है, रेन सीप्स थ्रो। नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 100। रेन्स सीप्स थ्रो दीज फिशर्स एंड फाइनली, मतलब ये जो फिशर्स हैं, जो दरारें पड़ गई हैं, इसके अंदर पानी घुस जाता है जब बारिश होती है। फाइनली द रॉक्स ब्रेक्स इनटू पीसेस, और यही पत्थर फिर बाद में पीसेस में टूट जाते हैं। एयर फ्लो ऑफ वाटर
एयर फ्लो ऑफ वाटर एंड मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स फर्दर ब्रेक द रॉक इनटू सॉइल। और जो हमारे बड़े बड़े पत्थर जो चट्टानें टूट गई हैं कैसे भी किसी भी वजह से, चलो किसी भी वजह से हमारे कोई बड़ा पत्थर टूट गया, फिर वो छोटे छोटे मिट्टी में रेत में कैसे तब्दील होगा, कैसे बनेगा, रेत कैसे बनेगी उसकी। तो जैसे हम एक चौक लेते हैं उसे घिसते चले आते हैं घिसते चले आते हैं, वो बिल्कुल धूल हो जाती है, मिट्टी मिट्टी की तरह रेत की तरह गिर जाती है। इसी तरह से हमारे बड़े बड़े पत्थर जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं तो वो कैसे टूटते हैं, जैसे हवा की वजह से, फ्लो ऑफ वाटर पानी के बहाव की वजह से। जैसे कि अगर कहीं पत्थर है वहाँ पर पानी बहुत तेज़ बह रहा है या ऊंचाई से पानी गिर रहा है तो वो पत्थर झड़ने लगता है, टूटने लगता है। एंड मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स की मूवमेंट की वजह से जो छोटे बड़े बड़े पत्थर थे वो बाद में रॉक जो ब्रेक द रॉक इनटू सॉइल, उन पत्थरों को सॉइल में बदल देता है, तोड़ देता है। मॉसेस आर द फर्स्ट प्लांट विच डेवलप ऑन ब्रोकन रॉक। मोसेस एक ऐसा प्लांट है जो कि टूटे हुए पत्थरों पे डेवलप होता है। मोसेस फर्दर हेल्प इन वेदरिंग ऑफ रॉक्स, और यही जो है वेदरिंग ऑफ रॉक्स में हमारी बाद में मदद करता है। आपने पेड़ देखे होंगे कुछ जो कि पत्थरों के बीच में से उग जाते हैं। जैसे आपने देखा कि कहीं पर घर है, कहीं आपने घर देखा होगा जो घर में कोई दीवार है तो दीवार में कहीं अगर दरार पड़ी होती है या कोई उसमें जगह होती है, छेद होता है, तो क्या होता है कभी कभी बारिश के मौसम में या वैसे भी पौधा उग जाता है या पेड़ उग जाता है। तो ऐसे ही मोसेस होते हैं जो पत्थरों में उग जाते हैं और फिर वो जब बड़े होते जाते हैं तो वो पत्थर जैसे इतनी जगह आती है, यहाँ से हमारा एक ऐसे करके प्लांट निकल रहा है इस तरह से, और वो जब बड़ा होगा तो वो प्लांट बढ़ता जाएगा तो जगह भी फैलती जाएगी और ये इस तरह से पत्थर टूट जाते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, तो मोसेस भी इस तरह से मदद करता है पत्थरों की वेदरिंग में। ठीक है, द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द टाइप एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब ये कुछ वो है फैक्टर जो कि सॉइल के टाइप और फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है। जैसे पेरेंट रॉक क्या होती है? पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है? पेरेंट रॉक से हम कलर चेक करते हैं। डिटरमाइन कलर किसका? सॉइल का कलर, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है कि एसिडिक तो नहीं है, कहीं एसिड तो नहीं है इसमें, हमारी ज़मीन एसिडिक तो नहीं है, कहीं बेसिक तो नहीं है। ठीक है, या मिनरल्स कंटेंट उसमें कैसा है, या उसकी परमेबिलिटी कैसी है सॉइल की, मतलब अगर हम पानी उसके अंदर डाल रहे हैं तो पानी उसके आर पार जा भी रहा है या पानी ऊपर ही रह जा रहा है, कहीं हार्ड सरफेस तो नहीं है कि पानी अंदर जा ही ना रहा हो। ठीक है, इसे कहते हैं हम परमेबिलिटी। ठीक है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूवमेंट ऑफ वाटर को कहते हैं। उसमें जब हम चेक करते हैं तो परमेबिलिटी होता है मतलब कि एक तरह से इजाज़त देना कि हाँ आर पार जा सकता है। जैसे हम अगर परमेबल मेम्ब्रेन हमारे कुछ होते हैं, जैसे हमारी एक छन्नी है, छन्नी के अंदर हम पानी डालते हैं तो वो आर पार चलाता है, तो वो एक परमेबल हो गया। ठीक है, अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट कैसे करता है इफेक्ट? क्लाइमेट भी एक फैक्टर है, जैसे कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन इन सॉइल। अगर कहीं पर बारिश और टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो कहीं अच्छी मतलब सफिशिएंट अमाउंट में बारिश हो रही है या वहाँ का टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, तो वहाँ पर जो रेट ऑफ वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन है वो सॉइल में वो ज़्यादा होगा। जैसे कि अब खूब तेज़ बारिश हो रही है कहीं पर, तो वहाँ के पत्थर जैसे ऊंचाई से पत्थरों पे पानी गिर रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े झरने गिरते हैं तो वहाँ के पत्थर जो है उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं, क्यों? उसके फोर्स की वजह से। ठीक है, फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे इफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन सॉइल। जैसे हमारा फ्लोरा, फोना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो हमारे जो सॉइल के अंदर ह्यूमस फॉर्मेशन है वो उसे इफेक्ट करता है। जैसे कि अब हम ज़मीन के अंदर हमारे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नाइट्रोजनियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो क्या करता है? ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, नाइट्रोजनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, आपने इसे अब जब आप आगे पढ़ेंगे ना तो ये मिनरल्स की फॉर्म में, इन्हें यूजफुल मटेरियल्स की फॉर्म में, ये प्लांट को यूजफुल मटेरियल की फॉर्म में उन्हें प्रोवाइड करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे जैसे राइजोबियम और डिफरेंट ऐसे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। टाइम कैसे डिटरमाइन करता है? सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को डिटरमाइन करता है। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? ये आपने कई बार पढ़ा होगा पीछे। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स नॉट ओनली फॉर मैन बट फॉर द होल ऑफ द बायोटिक वर्ल्ड। जो सॉइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, और ये खाली इंसान के लिए नहीं, खाली आदमी के लिए नहीं, ठीक है, इंसानों के लिए नहीं, हर बायोटिक वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उन सब के लिए सॉइल बहुत ज़रूरी है। सॉइल इरोजन इज़ द प्रोसेस ऑफ डी अटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल। सॉइल इरोजन क्या होता है? डी अटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल। क्या होता है? जब ऊपर का सॉइल पार्टिकल जो है, ऊपर की लेयर जो है वो चली जाती है उड़कर इधर से उधर, या सॉइल पार्टिकल का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो उसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन हो गया।
द एसिलेटेड प्रोसेस ऑफ सॉइल रिमूवल ब्रॉट अबाउट बाय द ह्यूमन इंटरफेस विद द नॉर्मल डिसइक्विलिब्रियम बिटवीन सॉइल बिल्डिंग एंड सॉइल रिमूवल इज डिजाइनेटेड एज सॉइल इरोजन। और आपने कई बार देखा होगा आदमियों के, इंसानों की हरकतों की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि हम कहीं पर पेड़ उगा रहे हैं तो वहाँ की मिट्टी, जैसे आप मान लीजिए कहीं पर खेत है तो खेत में मिट्टी नहीं उड़ती हुई देखी होगी आपने। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खेती हो रही है, वहाँ के जो खेत हैं, जो प्लांट हैं, पौधे हैं, जो पेड़ हैं, वो उसकी जड़ों की वजह से मिट्टी को पकड़े रहते हैं। और अगर जहाँ पर बिल्कुल ज़मीन है, खाली ज़मीन है, कोई खेती नहीं है, कोई प्लांट पौधे है ही नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है, उस इलाके में ये होता है, जो मिट्टी है वो उड़कर इधर से उधर चली जाती है और क्या होता है, फिर सॉइल इरोजन होता है। कॉजेज़ ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन की कॉजेज़ क्या हैं, वजह क्या है, सॉइल इरोजन होता क्यों है। ठीक है, पहला है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से भी होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, अंडर दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन फॉरेस्ट आर इन ऑर्डर टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इस कल्टीवेशन में क्या होता है, जंगलों को काट के कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए जगह बनाई जाती है। फिर क्या होता है, इट इज़ प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय मैनी ट्राइबल ग्रुप्स। और ये जो ट्राइबल्स होते हैं जंगलों में जो रहते हैं ना, ट्राइबल्स जंगलों में जंगल काट के वहाँ पर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और शिफ्टिंग का मतलब होता है जैसे कि अगर हमने कोई खेत जगह काटी, उस पर खेती करी, फिर खेती करने के बाद जो धान उगी, धान को यूज़ कर लिया, उसके बाद वो जगह या तो फिर जला देते थे, मतलब वो जो बची कुची जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे जला देते हैं, वरना उसे ऐसे ही छोड़ के दूसरी जगह काट के वहाँ पर खेती करने लगते हैं। मतलब बिना मेहनत किए उस ज़मीन पर दोबारा वो दूसरी ज़मीन पर चले जाते हैं खेती करने के लिए। इसे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और हम लोग क्या, जो इंडिया में जैसे काफ़ी जो हम लोग छोटे मोटे किसान होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने उसी जैसे 100 गज़ की ज़मीन है तो उस पर अगर कोई खेती कर रहा है तो वो बार बार उसी पर ही खेती करेगा। मगर जो ये ट्राइबल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक जगह पर खेती करी, खेती करने के बाद फसल उग गई, फसल को यूज़ कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद उसका सामान ले लिया, जो भी खेत उगा, जो भी धान उगी वो सारी यूज़ कर ली। काटने के बाद, फसल काटने के बाद वो दूसरी जगह पर चले आते हैं खेती करने। उसमें टाइम, मतलब उसमें दोबारा यूज़ नहीं करते, उसे दोबारा काट कर, उसे दोबारा सोइंग कर कर, उसे पिलो कर कर दोबारा उसे ज़मीन को इस लायक नहीं बनाते कि खेती करें, और अगली ज़मीन पे पहुंच जाते हैं। इट इज़ प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय मैनी ट्राइबल ग्रुप। इन इंडिया इट इज़ प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में ये ज़्यादातर काम होता है। पॉपुलरली नोन एज झूमिंग कल्टीवेशन, जिसे झूमिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। किस इलाके में होता है ये, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूँ ना, जैसे कि अब मेरे पास 500 गज़ की ज़मीन है, या मुझे कहीं पर जंगल मिला, तो मैंने क्या किया, जंगल में थोड़ा सा 500 गज़ ज़मीन काटी, पेड़ काटे, वहाँ पर खेती करी। अब मैं खेती करके वहाँ पर जो मैंने फसल उगाई वो मैंने यूज़ कर ली, मतलब ले ली, या उसे कट करके जो भी करा मैंने, मतलब खेती कर ली। उसके बाद मैं जो है, मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसी ज़मीन को दोबारा सही करूं, उसी पे खेती करूं। मगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था, उस ज़मीन को छोड़कर दूसरी ज़मीन काट कर फिर दोबारा उस पर करने लगते थे। ऐसे कर करके ज़मीन को दोबारा यूज़ करने के बजाय वो अगली ज़मीन को इस्तेमाल करते थे। इससे क्या होता था, सारी फॉरेस्ट में कमी आ रही थी, जंगल कटते जा रहे थे। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान हो रहा था। डिफॉरेस्टेशन एक वजह है सॉइल इरोजन का, जैसे कि ट्रीज एंड फॉरेस्ट होल्ड द सॉइल फर्मली बट व्हेन दे आर कट डाउन द सॉइल इज ईजिली कैरिड अवे बाय द विंड और वाटर। ये कह रहे हैं जो ट्रीज़ और जो जंगल में पेड़ या पौधे मिलते हैं आपको, जैसे पेड़ हैं या जंगलात हैं, वो ज़मीन को पूरी तरह से ठोस बिल्कुल सॉइल फर्मली, मतलब फर्मली कहते हैं बिल्कुल ठोस, मजबूती से पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से वो इधर से उधर उड़ के नहीं जाती है। मगर अगर आप पेड़ काट देंगे, पेड़ पौधे हटा देंगे, जंगल काट देंगे, तो वहाँ का क्या होगा, पेड़ पौधे तो है नहीं, तो कौन मिट्टी को जकड़ के रखेगा, कौन पकड़ के रखेगा। तो फिर हवा चलने पर, बारिश आने पर इधर की उधर मिट्टी बह के चली जाएगी। फिर इससे क्या होता है, हमारा सॉइल इरोजन होता है। फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और आपकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की वजह से भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। जैसे अगर आप गलत तरह से कर रहे हैं, जैसे प्लोइंग द लैंड अलॉन्ग द स्लोप लीड टू द ईजी रिमूवल ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय द विंड और वाटर। जैसे कि आपका जो स्लोप है, जैसे अब मैं पहाड़ी इलाके में क्या कर रहा हूँ, फार्मिंग कर रहा हूँ, जैसे मेरा ये पहाड़ है ऐसे करके, तो मैंने ऐसे ही करके अगर पिलो कर दिया खेत, तो बारिश आएगी तो आराम से उसे बह के ले जाएगी। ठीक है, अगर मैंने कहा इस तरफ से पानी ऐसे बह रहा है, तो मैं अगर ऐसे ऐसे करके खेती करूँगा तो मेरा पानी तो बीच में से आराम से बह के आ जाएगा। तो मैं ऐसे, अगर पानी की ढलान ऐसे है ऊपर से नीचे की तरफ, तो मुझे ऐसे करनी चाहिए खेती, इस तरह से कि अगर पानी आए तो थोड़ी देर के लिए रुके, मतलब स्लो वाटर मूवमेंट होगा यहाँ पर, और आराम से हमारे खेतों में भी वो पानी यूज़ हो जाएगा। तो आपके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अगर आप गलत तरीके से भी खेती बाड़ी करते हैं तो उससे हमारे क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन भी, उससे भी हमारा सॉइल इरोजन होता है। फॉल्टी क्रॉपिंग पैटर्न,
अब क्रॉपिंग पैटर्न से भी होता है, जैसे ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप इन अ फील्ड ओवर द एयर लीड टू द डिप्लेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड एसेंशियल नाइट्रोजनियस कंपोनेंट फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि अब मैंने एक ही खेत में बार बार चावल ही उगाया जा रहा हूँ, फिर चावल काटे, धान काटे, फिर चावल की खेती करने लगा, फिर धान काटी, फिर खेती करने लगा, तो क्या होता है, जैसे अब मेरे चावल उगने के लिए कोई अलग मटेरियल, कोई अलग न्यूट्रिएंट या एसेंशियल नाइट्रोजनियस कंपोनेंट हमें ज़रूरी है, तो वो कंपोनेंट ज़मीन के अंदर से ख़त्म होने लगता है। अब हम बार बार उसी, जैसे अगर हम कोई चीज़ को बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म होती नहीं जाएगी, तो हमें क्या करना चाहिए, एक ही ज़मीन पर अलग अलग तरीके की फसल उगानी चाहिए। जैसे एक बार हमने चावल की खेती कर ली, एक बार गेहूं की, क्यों कि एक बार हमने चावल की खेती कर ली तो चावल जिस चीज़ से उगा, चावल में जो हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा बन पाएँ उसमें टाइम लगेगा। तो टाइम कब लगे, कैसे टाइम हम उसे कैसे देंगे, अब चावल की जगह हम गेहूं उगा लेते हैं, तो गेहूं वाले हम उस ज़मीन में गेहूं वाले हो सकता है न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, तो गेहूं वाले न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेगा गेहूं उगने में, गेहूं की खेती में, और उस तब तक क्या होगा, हमारा जो हमारे जो चावल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स थे या राइस के लिए न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस बन जाएंगे। तो ऐसा क्या होता है, जब हम अपने पैटर्न चेंज करते रहते हैं, जैसे एक बार हमने सब्जियां उगाई, एक जगह फल उगाए, मतलब पैटर्न चेंज करते रहे, तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे उस चीज़ में यूज़ हो रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं उगने में, वो न्यूट्रिएंट्स को टाइम मिल जाएगा कि वो दोबारा ज़मीन के अंदर बन जाएं। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि एक जगह, जैसे आप मान लिए कि आपको जो है, आप कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पर लगातार लोग आते जा रहे हैं और आपसे कह रहे हैं हमें ये हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो। ठीक है। जैसे कि आप कोई काम करने वाले हैं, आपका काम है कि एंट्री करना है आपका काम, तो लोग बाग जब आप एक बार आते जाएंगे तो क्या होगा, आपके ऊपर बोझ बनता चला जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा आप थक जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे ही होता है, जैसे कि अब मैं चावल की खेती करा जा रहा हूँ तो चावल के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए मुझे ज़मीन के अंदर से, वो ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। और ज़मीन के अंदर ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि ख़त्म हो जाएगा, मतलब ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज़ होने के बाद दोबारा डेवलप होते हैं, दोबारा बनते हैं, मगर बनेंगे तो जब आप उसे टाइम देंगे। ठीक है। तो चावल की जगह आप खेती किसकी करें, आप गेहूं की करें। क्यों, गेहूं वाले न्यूट्रिएंट्स हो सकता है उसके अंदर मौजूद हो, तो गेहूं जो है, गेहूं उगने के लिए वो अपने न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेगा, चावल के न्यूट्रिएंट्स यूज़ करेगा नहीं, तो चावल वाले न्यूट्रिएंट्स दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे। फिर जब चावल वाले न्यूट्रिएंट्स बन जाएं तो गेहूं की फसल काटने के बाद हम फिर चावल उगा सकते हैं। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग क्रॉप हमें उगानी चाहिए, एक ही क्रॉप को नहीं उगाना चाहिए। द टाइम फॉर रीजनरेशन ऑफ दीज एसेंशियल कंपोनेंट इज सो शॉर्ट दैन डेट सॉइल बिकम डिवाइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन फ्यू ईयर्स। और इसीलिए हम कहते हैं जो टाइम होता है इसे दोबारा बनने का बहुत जल्दी नहीं बनता, जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है, वो जो हमारा खेत है वो ख़राब हो जाता है, उसकी फर्टिलिटी भी ख़राब हो जाती है और फिर वो बंजर ज़मीन हो जाएगी, तो वहाँ की मिट्टी फिर इधर उधर उड़ेगी। जब पानी नहीं रहेगा, न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, तो खेत नहीं उगेंगे तो वहाँ पर सॉइल इरोजन होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कैसे होने से रोक सकते हैं। वंस द सॉइल इज़ इरोडेड, अगर एक बार सॉइल इरोड हो गई, जैसे कहीं की फर्टिलिटी चली गई, वहाँ की मिट्टी उड़ के चली गई, तो क्या होगा, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिस्टोर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल टू इट्स फॉर्मर कंडीशन। जैसे कि अगर कहीं की सॉइल उड़कर चली गई तो ये किसी इंसान के लिए तो इम्पॉसिबल है, एक बहुत मुश्किल काम है कि वहाँ की फर्टिलिटी को वापस ला सके। कैसे, उसकी मतलब फॉर्मर कंडीशन, जैसे कि पुरानी जैसे फर्टिलिटी थी उसे वापस लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। द डिप्लेक्टेड सॉइल कैन प्रोबेबली बी इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट बाई फॉलोइंग मेथड। अभी ये कुछ मेथड दिए हैं जिसकी वजह से हम अपनी सॉइल को, जो हमारे पास जो भी जैसी भी हालत में मौजूद है, उसे इन मेथड के ज़रिए हम अपनी सॉइल को बचाए रह सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारा क्या है, पहला मल्चिंग। मल्चिंग क्या है हमारा, मल्चिंग द पार्ट ऑफ द फील्ड विच इज़ बेयर इज़ कवर्ड विद लेयर ऑफ स्ट्रॉ। कौन सा पार्ट, जो खाली हो विदाउट एनी कवरिंग, बेयर कहते हैं खाली, वो ज़मीन का हिस्सा जो कि खाली हो वो स्ट्रॉ से उसे कवर कर दिया जाता है। मतलब ठंडा पीने का पाइप या भूस, स्ट्रॉ कहते हैं, एक तो हम पीने वाला जो पाइप होता है जिसे हम जूस पीते हैं, स्ट्रॉ जो देते हैं जूस वाले, और एक होता है भूस जो होता है, घास फूस जो होती है ना उससे। तो जो हमारी खाली जगह है उससे हम घास फूस से ढक देते हैं, तो इससे क्या होगा, इट डज़ नॉट अलाउ क्विक एवेपोरेशन एंड विंड इज़ नॉट ऑल्सो नॉट एबल टू बिलो अवे द सॉइल। अगर मैंने कहा एक आप छत पर जाइए, अपनी छत पर, और दीवार पर मिट्टी रख दिए बाउंड्री पर, तो क्या होगा, हवा आएगी उसे उड़ा कर ले जाएगी। मैंने कहा मिट्टी रखने के बाद उसके ऊपर एक पत्थर रख दिए, तो पत्थर रखने के बाद क्या होगा, जो हवा आएगी तो पत्थर के मिट्टी के ऊपर होने की वजह से
क्या होगा, वो उसे उड़ा कर नहीं ले जा पाएगी। तो मल्चिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई जगह अगर खाली है तो वहाँ पर खेती बाड़ी करने के बाद जो जैसे मेरे पास अब 500 गज की ज़मीन है, मैंने 250 गज की ज़मीन पे मैंने क्या की, खेती की, 250 गज मेरी खाली है। तो 250 गज पे मैं क्या करूँगा, वो खाली पड़ी है, अगर हवा चलेगी या बारिश होगी तो वहाँ की मिट्टी बह के चली जाएगी और मेरी वहाँ पर सॉइल इरोजन होने लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी घास फूस है मेरे पास, या उसे मैं ढक दूंगा उससे, तो उससे क्या होगा, इट डज़ नॉट अलाउ क्विक एवेपोरेशन, उससे जल्दी एवेपोरेशन भी नहीं होगा, जिससे पानी की कमी ना हो, और हवा भी इतनी इस काबिल नहीं रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल उड़ा कर ले जाए। ठीक है, मतलब हम उसे ढक देंगे तो सॉइल इरोजन से बच जाएगा। फिर दूसरा क्या है, काउंटर बैरियर। या काउंटर बैरियर क्या होते हैं, सम बैरियर्स आर डेवलप विद द हेल्प ऑफ स्टोन और ग्रास अलॉन्ग द काउंटर लाइंस इन द फील्ड। जैसे आपने देखा होगा फील्ड के चारों तरफ लाइन होती हैं, ठीक है, फील्ड के बीच बीच में या इधर उधर लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, उसमें क्या कर सकते हैं, हम कुछ बैरियर लगा सकते हैं। किसकी मदद से, पत्थरों की या घास की मदद से हम बैरियर लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से हम साइड में हम बाउंड्री कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ट्रंचेज आर ऑल्सो डग इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। और वहाँ पर ट्रंचेज बना के, मतलब एक तरह के गड्ढे बना के, ट्रंचेज कहते हैं एक लंबे लंबे गड्ढों को, जो बहुत लंबे लंबे काफ़ी गहरे गड्ढे होते हैं, पानी को रोकने के लिए उसमें या तो पानी को इकट्ठा करने के लिए जो हम गड्ढे करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रंचेज। तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर, और some barriers and develop with the help of stone or glass along the counter lines in the field. Trenches are also dug in front of barrier to collect water. और जो बैरियर हैं, बैरियर के चारों तरफ हम ट्रंचेज बना सकते हैं कि पानी बहकर उसमें ही जाए। अगर जैसे कि हमें कहीं पर बारिश कम होती है, जैसे राजस्थान में है, तो राजस्थान में ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, तो वहाँ पर जो है टंकाज यूज़ करते हैं। टंकाज में क्या होता है कि बारिश का पानी जो है ज़मीन पाइप के ज़रिए, छतों के ज़रिए अपने बहता हुआ आता है, और बड़े बड़े गड्ढे होते हैं उसमें जमा कर लेते हैं, फिर वही पानी यूज़ करते हैं वो लोग। तो इसी तरह से ट्रंचेस बना के हम उसे पानी को यूज़ कर सकते हैं। फिर क्या है हमारा रॉक डैम्स। रॉक डैम्स क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग्स ऑफ डैम्स। इसमें डैम्स बनाते हैं हम विद स्टोन, पत्थरों से, अक्रॉस द गलीज टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। किस लिए, जैसे आपने देखा होगा जो खेत होते हैं, खेत के चारों तरफ छोटी छोटी गलियां बनाते हैं, पतली पतली ऐसे करके लाइन बनी होती है, जिसके अंदर से पानी बहता हुआ पूरे खेत में जाता है। तो उसके चारों तरफ हम क्या कर सकते हैं, डैम बना सकते हैं एक तरह से पत्थरों से, विद स्टोन अक्रॉस द गलीज, गलीज के अक्रॉस, ठीक है, टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, कि पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा ना हो। समझ गए, पानी का फ्लो है वो ज़्यादा ना हो। जैसे कि अगर हमारा कहीं डैम बना रहे हैं, हम पत्थरों के डैम बना रहे हैं, बड़े बड़े, जैसे कि नदियाँ हैं, जैसे हमारी नदियाँ हैं, अब कहीं नदी है बहुत बड़ी, उसके बराबर में गांव है, या उसके ही बराबर में कोई खेत है, या कोई बड़ी सी फील्ड है, बड़ी सी ज़मीन है, तो अगर पानी वहाँ पर आता रहेगा तो वो ज़मीन की मिट्टी को बहा के ले जाएगा, वहाँ की फर्टिलिटी को बहा के ले जाएगा। तो हम क्या करें, वहाँ पर डैम बना दें, जिसकी वजह से, डैम बनाने की वजह से क्या होगा, पानी हल्के हल्के बहेगा, तो वहाँ की मिट्टी को, अगर पानी तेज़ है तभी तो बाहरी पत्थर और मिट्टी को बहा के ले जाता है, तो हल्के हल्के बहेगा, तो पानी के बहने की वजह से वहाँ पर फिर सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो डैम की वजह से ये फ़ायदा होता है। दिस कैन चेक द फ्लो ऑफ फ्लड वाटर एंड हेल्प्स टू इन फिलिंग द गलीज विद सिल्ट। और जो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लड, बाढ़ आने से भी हम रोक सकते हैं, और जो गलीज हैं उससे हम सिल्ट से भी भर सकते हैं। ये मददगार होता है गलीज को सिल्ट से भरने में। टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग क्या होता है, टेरेस फार्मिंग पहाड़ी इलाके में होते हैं, सीढ़ियाँ बना कर एक तरह से होता है, सीढ़ियों की शेप में फार्मिंग की जाती है। कैसे, अलॉन्ग स्टीप स्लोप्स ऑफ हिल। जब पहाड़ी इलाके की बात करें तो वहाँ की पहाड़ियों के स्लोप पर, ढलानों पर हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। आ सीरीज ऑफ वाइड स्टेप आर डेवलप वेयर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। देखिए पहले यहाँ पर, फिर उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, ये सारी हमारे क्या है, काफ़ी चौड़ी जगह है। आपको ऐसा लग रहा है बहुत पतली जगह है, सीढ़ी की तरह नज़र आ रही है, मगर ये काफ़ी चौड़ी जगह होती है जिस पर हम खेती करते हैं। अगर यहाँ से पानी बहता हुआ आएगा तो पहले इस पर आएगा, फिर इससे क्या फ़ायदा होता है, अगर ऊपर हमारे बारिश हो रही है तो यहाँ से बहता हुआ खुद ब खुद नीचे आएगा और सब पे हल्के हल्के करके पानी बहेगा। अगर हम इसे इस तरह से नहीं करेंगे तो अगर हमारा सीधा अगर पहाड़ होगा तो पानी आएगा, बह के चला जाएगा। और इसे हम ऐसे अगर सीढ़ियों की तरह काट के अगर पहाड़ों को हम इस पर फार्मिंग करें पूरे, इस पर, जैसे हमारा ये पहाड़ है, ऐसे पूरा गोल पहाड़ था हमारा, नोक थी, तो हमने उस पर कट करके उस पर फार्मिंग करेंगे तो पानी हल्के हल्के बहेगा और हमारा सॉइल इरोजन, यानी ऊपर की मिट्टी नीचे बहकर नहीं आएगी। अगर सीधा पहाड़ रहेगा तो ऊपर की मिट्टी बहकर नीचे आ जाएगी, उससे सॉइल इरोजन होगा। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग की वजह से यही होता है, दिस कैन रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ द वाटर। और जो सरफेस का जो पानी बहता है उसे वो हल्के कर देता है,
और इसकी वजह से मदद से ये भी फ़ायदा होता है कि हर पोर्शन में अपने आप पानी पहुंच जाता है। ऊपर आप पानी छोड़ेंगे तो हल्के हल्के करके हर जगह पानी पहुंच जाएगा। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन द अल्टरनेट रोज एंड ऑल्सो शोन एट डिफरेंट टाइम। जैसे कि इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, हम अलग अलग तरह की खेती अलग अलग रो में करते हैं। एक जैसे हम स्कूल में क्लास में बैठते हैं तो 2 रो हैं, एक रो में लड़कियां बैठी हैं, एक रो में लड़के बैठते हैं। तो इसी तरह से हम इंटरक्रॉपिंग में करते हैं, एक रो में हमने किसी और चीज़ की हमने गेहूँ उगा लिए, एक रो में दूसरे खेती कर ली, एक रो में दूसरी खेती कर ली। तो ये एक टाइम में भी हो सकता है, अलग अलग टाइम में भी हम कर सकते हैं। द सॉइल कैन पॉसिबली बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन वॉश एज द फील्ड रिमेन अंडर सम क्रॉप थ्रू आउट द एयर। जैसे कि हमने क्या किया कि जैसे कि हमने एक खेत है हमारा, पहले इस एरिया में हमने खेती की, यहाँ पर मटर उगाए, फिर इस यहाँ के मटर जब काटे तो इस एरिया में हमने टमाटर उगा दिए, इस एरिया के हमने टमाटर जब काटे तो इस एरिया में हमने यहाँ पर कुछ और उगा दिया। तो इससे क्या होगा, हर वक्त ज़मीन हमारी जो हमारी सॉइल है वो कवर रहेगी, किससे? खेतों से, जो हमारी कल्टीवेशन है उससे, क्रॉप से हमारी ढकी रहेगी, तो उससे सॉइल इरोजन कम होगा। कंटूर प्लोइंग क्या होता है? इफ़ इन दिस मेथड फील्ड्स आर प्लोड एंड शोन अलॉन्ग द नेचुरल कंटूर ऑफ द हिल। ये पहाड़ है, तो ये कह रहे हैं जो कंटूर फार्मिंग होती है, कंटूर प्लोइंग होती है, इस मेथड में फील्ड को प्लो इस हिसाब से किया जाता है और उसमें इस तरह से सोन किया जाता है, मतलब खेत बीज उगाई जाती हैं, बीज लगाई जाती हैं अलॉन्ग द नेचुरल कंटूर ऑफ द हिल। जो हिल का जो नेचुरल कंटूर है उसके हिसाब से, मतलब इन प्लेस अप एंड डाउन द स्लोप। जैसे कि अब हमारा एक पहाड़ है कंटूर प्लोइंग में, तो यहाँ पर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, इस तरह से हमारा कंटूर प्लोइंग होती है, अप एंड डाउन द स्लोप, ऊपर से नीचे की तरफ। देखिए ये हमारा क्या है, कंटूर प्लोइंग है। जैसे कि हमारा पहाड़ इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ढाल है, यहाँ पर हमारी ढाल है, ये हमारी ढाल है, तो इस तरह से प्लोइंग करते हैं इस एरिया में, ठीक है। ये हमारे रास्ते बने हुए हैं। दे फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर द वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। और ये एक तरह से, ये देखिए जैसे अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने यहाँ पर पानी छोड़ा और यहाँ पर चारों तरफ मिट्टी लगा दी, तो ये पानी हमारा इधर उधर बह के तो जाएगा मगर यहाँ पर रुक जाएगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ, ये हमारा सबसे ऊपर वाला हिस्सा है पहाड़ का, फिर ये उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, मतलब ये मान लीजिए चोटी है, मैं ऐसे पहाड़ को देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, इस तरह से देख रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस जगह पर खेती करूँगा, इन जगहों पर, इन जगहों पर, इन जगहों पर, यहाँ पर, फिर इसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, ऐसे कट करके इस तरह से करूँगा। तो यहाँ से जब पानी बह के आएगा तो इससे रुकेगा, फिर इससे बह के आएगा, इससे रुकेगा। इस तरह से हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा। जो मिट्टी यहाँ से बह के आएगी यहाँ रुक जाएगी, यहाँ से जो बहेगी यहाँ रुक जाएगी, सॉइल इरोजन हमारा नहीं हो पाएगा। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द फील्ड और एल्सवेयर। जैसे कि शेल्टर बेल्ट लगा लेते हैं। शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, जैसे कि हमारा खेत है तो खेत में या हमारी कोई ज़मीन है तो उसके चारों तरफ हम पेड़ उगा दें। तो पेड़ जब चारों तरफ उगा देंगे तो हवा जो है जाएगी आर पार, तो मिट्टी हमारी रुक जाएगी उनसे, ठीक है। आर पार हमारी मिट्टी नहीं जा पाएगी, तो हमारी सॉइल इरोजन हमारा रुक जाएगा। दिस कैन रिटार्ड द वेलोसिटी ऑफ द विंड एंड द स्टॉप द ब्लोइंग अवे ऑफ द सॉइल। और इससे क्या होगा, जब चारों तरफ हम, जैसे कि हमारे घर है, ज़मीन के चारों तरफ हम दीवार कर देते हैं, तो क्या होता है, चारों तरफ दीवार होने की वजह से हवा कम लगती है अंदर। इसी तरह से जो ज़मीनें हैं उसके चारों तरफ हम खूब सारे पेड़ लगा देंगे तो हवा की स्पीड रुक जाएगी। अगर इधर से हवा आ रही है तो तेज़ जाएगी भी, तो इधर टकरा के हल्की हो जाएगी, इधर टकरा के हल्की हो जाएगी, तो यहाँ की मिट्टी उड़कर नहीं जा पाएगी, ठीक है। इससे हमारा सॉइल इरोजन बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट शुरू होगा वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स में क्या है, वाटर इज़ एन एसेंशियल रिसोर्स फॉर लाइफ ऑन अर्थ। हम सभी को पता है पानी बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, रिलैक्सिंग, फिशिंग, कीपिंग कूल, कुकिंग फूड एंड इरीगेटिंग द फील्ड। हम ये सारे काम दिए हैं, नहाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मछलियों को पालने के लिए, खाना पकाने के लिए, खेतों में पानी डालने के लिए, इन सभी के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड एंड डेवलप अलॉन्ग द रिवर वैलीज़। आपने पहले भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जो लोग बाग होते थे वो पहले ज़माने में कहाँ रहना पसंद करते थे, जहाँ पर नदियाँ हों। क्यों? नदियों में आराम से उन्हें खाने पीने की जगह मिल जाती थी, जैसे मछलियों का शिकार आराम से कर लेते थे, पानी मिल जाता था पीने के लिए, और वहाँ की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होती थी, वहाँ पर खेती अच्छे से होती थी, तो लोग बाग यहाँ पर ज़्यादा रहते थे। फॉर एग्जाम्पल नाइल, इंडस, टिग्रीज एंड यूफ्रेट्स, येलो एंड येंगजी रिवर एक्सेट्रा, ये रिवर के एग्जाम्पल दिए हैं। ये कह रहे हैं यहाँ पर काफ़ी एंशियंट सिविलाइजेशन रहे हैं यहाँ पर और डेवलप हुए हैं यहाँ पर, मतलब अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं जहाँ पर पानी, वाटर रिसोर्सेज के किनारे, ठीक है, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे काफ़ी सिविलाइजेशन रह चुकी हैं और रह के मतलब जा चुकी हैं। इट टेंड्स टू प्रोवाइड अ बेस फॉर द लाइफ टू सस्टेन। ये हमें एक बेस
एक मतलब बिल्कुल बेस देता है ज़िंदगी को गुजारने के लिए, हमें एक ज़रिया है हमारा ये। अगर पानी नहीं होगा तो इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, मतलब कोई भी लिविंग थिंग ज़िंदा नहीं रहेगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज़ मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंस ऑन अर्थ। ये हर जगह मौजूद सब्सटेंस है, मतलब अर्थ पर हमें हर जगह मिल जाएगा। 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। 71% पानी ही है हमारे ज़मीन में। जैसे अगर 100% में से देखा जाए तो 71% जो जगह है वो हमारे पानी से घिरी हुई है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द थ्री स्टेट्स दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये अपने तीन स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में भी, लिक्विड स्टेट में भी और गैस स्टेट में भी मिलती है। इट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स। ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब कभी नहीं ख़त्म होने वाला रिसोर्स है। एक बार अगर हमने पानी यूज़ कर लिया, जैसे हमने कपड़े धुले, तो फिर वो भाप बन के उड़ जाएगा धूप की रोशनी से, धूप की गर्मी से भाप बन के उड़ जाएगा, फिर बारिश होगी, फिर पानी आ जाएगा, मतलब वो रिन्यूएबल है, बार बार रिन्यू होता रहता है, वापस आता रहता है। इट इज़ एबंडेंटली फाउंड ऑन द अर्थ। और ये हर जगह हमें पानी आराम से मिल जाता है, एबंडेंटली कहीं भी देखने को मिल जाएगा। इट इज़ होम टू द मैरीन लाइफ। और ये मैरीन लाइफ, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनकी जो ज़िंदगी है उनके लिए ये घर है। ठीक है, जैसे मछलियाँ हैं और बाकी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, तो उनके लिए ये घर भी है पानी। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब ये कहाँ पर कितने अमाउंट में कैसे मिलता है? अबाउट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमें पता है 70% ज़मीन का हिस्सा पानी से ढका हुआ है। ड्यू टू दिस द अर्थ अपेयर ब्लू, जिसकी वजह से हमारी अर्थ नीली नजर आती है। व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस, अगर हम जैसे अपने चांद को देखते हैं तो हमें चांद चमकदार दिखता है, अगर हम स्पेस से जाके अर्थ को देखें तो वो नीली नजर आएगी। क्यों? क्योंकि 70% जो हमारा हिस्सा है वो पानी का है, 70% हमारा अर्थ जो है पानी है। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लानट। इसी वजह से हमारी जो अर्थ है इसे हम ब्लू प्लानट कहते हैं। आउट ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ अबाउट 97% इज़ अवेलेबल इन ओशियन। जो हमारा 70% है ना, मतलब हमने कहा कि हमारी ज़मीन है, ज़मीन में से हमारा ये है, तो ये 70% हमारा पानी है, इतना हिस्सा हमारा खाली ज़मीन होगा। मतलब इतना हिस्सा ज़मीन होगा, ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही कुछ हिस्सा यहाँ होगा, कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, मतलब इतना अमाउंट ज़मीन का, इतना हिस्सा। ठीक है, और जिसमें से 70% में से जो हमारा 97% है, मतलब जो भी कुछ हमारा पानी हमारे पास है उसमें से 97% हमारा ओशियंस में है। द वाटर इन ओशियंस इज सेलाइन, इज़ नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। और जो ओशियन का पानी है, मतलब 97 हमारे पास जो पानी है उसमें से 97% पानी ओशियन में मिलता है, जो कि इंसान के यूज़ के लिए सही नहीं होता, फिट नहीं होता, इसलिए हम लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो अब 3% पानी बचा वो क्या है? हमारा फ्रेश वाटर है। आउट ऑफ दिस अबाउट 70% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल इन ग्लेशियर, जिसमें से 70% में से, इसमें से मतलब जो 3% पानी है हमारा, 3% में से 70% ग्लेशियर में मिलता है और आइसबर्ग की फॉर्म में मिलता है। हैंस कैन नॉट बी फॉर्म यूज़, मतलब जिसे हम बर्फ़ की फॉर्म में जो रहता है, ग्लेशियर की फॉर्म में रहता है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो लेस देन 1% ऑफ द टोटल अवेलेबल फ्रेश वाटर, मतलब जो हमारा टोटल फ्रेश वाटर हमारा मौजूद है, जो हमारा 3% जो हमारा वाटर मौजूद है, उसमें से 1% से भी कम पानी हम पीने के लिए हमारे पास मौजूद है। अवेलेबल ऑफ ह्यूमन यूज़, ह्यूमन के इस्तेमाल के लिए मौजूद है। दिस इज़ अवेलेबल एज ग्राउंड वाटर, एज अ सरफेस वाटर। ये किस फॉर्म में? ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, सरफेस वाटर की फॉर्म में हमें मौजूद रहता है, हमारे पास मौजूद है। द सरफेस वाटर इज़ अवेलेबल इन रिवर्स, पॉन्ड एंड लेक्स। सरफेस वाटर हम कैसे देखते हैं, कहाँ मिलता है हमें? रिवर के अंदर, पॉन्ड के अंदर, लेक्स के अंदर। एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर की फॉर्म में। ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में। फिर क्या है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, ये क्या होता है? द वाटर ऑन द अर्थ इज इन कॉन्स्टेंट मोशन एंड कीप्स ऑन चेंजिंग टू डिफरेंट फॉर्म सच एज लिक्विड वाटर, आइस एंड वाटर वेपर। जैसे आपने पानी देखा होगा, पानी जो है एक तरह से अलग अलग स्टेट में चेंज होता है, कभी पानी की फॉर्म में, कभी लिक्विड गैस, फिर एयर की फॉर्म में हवा में उड़ जाता है भाप बन के, फिर जमता है, फिर बादल बन जाते हैं, फिर बारिश होती है। तो यही होता है हमारा वाटर साइकिल। द वाटर फ्रॉम द अर्थ कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग इनटू वाटर वेपर विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। क्या होता है? जब धूप हो रही होती है, गर्मी हो रही होती है, सूरज की वजह से इस पर रोशनी पड़ रही होती है, तो भाप बन के पानी उड़ रहा होता है, एवेपोरेट हो रहा होता है। फिर क्या होता है? वो बादल बन जाता है, फिर वही ठंडा होके क्लाउड्स फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन एंड कॉज रेन। फिर वो वहाँ पर ऊपर कंडेंसेशन होता है, काफ़ी गैसेस मिलती हैं, टेम्परेचर ठंडा होता है, तो वहाँ पर बादल बन जाते हैं। बादल बन जाते हैं, फिर बादल बनने के बाद जब उसमें फिर वो उसके अंदर जब वेट हो जाता है, काफ़ी भारी हो जाते हैं, तो आपस में टकराने की वजह से या किसी भी नेचुरल कंडीशन की वजह से बारिश होती है, फिर पानी नीचे गिरता है। रेन वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एंड फ्लो इनटू रिवर, और फिर वो बारिश का पानी नदियों में बहने लगता है, और इसी तरह से फिर वो भाप बन के उड़ेगा, फिर बादल बनेंगे, फिर बारिश होगी। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। सम ऑफ द रेन वाटर ऑल्सो सीप्स इनटू द ग्राउंड एंड रीचेज द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर। और कुछ पानी ऐसा होता है ज़मीन के अंदर भी
क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ज़मीन के अंदर, सोख लिया जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन के अंदर का पानी हमारा बन जाता है। जैसे कि हम जो पानी ज़मीन के अंदर से यूज़ करते हैं समरसेबल या नल की वजह से हम जो पानी निकालते हैं वो हमारा क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है। ये सब भी बारिश से ही मिलता है हमें। कॉन्स्टेंट चेंज ऑफ वाटर टू डिफरेंट फॉर्म ऑन द अर्थ इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और जो अलग अलग फॉर्म में पानी जो लगातार चेंज होता रहता है अर्थ पर, ज़मीन पर, इसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। फिर क्या है, टर्म्स टू रिमेंबर, कुछ रिमेंबर करने की, याद रखने की चीज़ें हैं, जैसे कि एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन। ये चीज़ें हैं क्या? एवेपोरेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू गैसियस स्टेट। एवेपोरेशन का मतलब होता है जैसे हमारा पानी भाप बन के जब गैस की फॉर्म में उड़ने लगता है गर्मी की वजह से, उसे कहते हैं हम एवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट एंड फॉल्स ऑन द अर्थ। अब हमारा जो ये भाप बन के उड़ गया तो यहाँ पर फिर कंडेंसेशन होता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में बन जाता है और फिर वो ज़मीन पे गिरता है पानी, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन होना। सब्लिमेशन क्या है, प्रोसेस बाय विच वाटर डायरेक्टली चेंज फ्रॉम आइदर सॉलिड टू गैस स्टेट और वाइस वर्सा विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मतलब सब्लिमेशन का ये मतलब होता है सॉलिड से गैस बनने की जगह डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड बन जाए, सॉलिड से गैस बन जाए, लिक्विड ना बने। जैसे हमारा सॉलिड से लिक्विड बनता है फिर गैस बनता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने, ये गैस से डायरेक्ट सॉलिड बने, तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनना या गैस से कोई सॉलिड चीज़ बन जाना। मतलब सॉलिड से लिक्विड ना बनकर डायरेक्ट गैस बन जाना या गैस से लिक्विड ना बनकर डायरेक्ट सॉलिड बन जाना, इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 है ना हमारा, ये देखते हैं हमारा कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। तो हमारा पार्ट नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर लिख लिए पार्ट 3 कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पार्ट 4 स्टार्ट होगा। ठीक है, पार्ट 4 स्टार्ट होगा यहाँ पर लिख लिए पार्ट 4 स्टार्ट। तो यहाँ पर हमारी आज ये वीडियो कंप्लीट हो गई। हम यहाँ पर पार्ट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे वाटर पॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।